हेलो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो क्लास 6 एनसीईआरटी की चैप्टर 5 पर होगी। उसको शुरू करने से पहले हम आपको पिछले चैप्टर का रिवीजन करवा देते हैं। तो चलिए अध्याय 4 यानी आरंभिक नगर के निकाले गए क्वेश्चनों को हम यहाँ देखते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के केंद्र अर्थात आरंभिक नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। यानी हड़प्पा सभ्यता के केंद्र कहाँ कहाँ मिले हैं? इन सारी जगहों पर। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, इन नगरों का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, जिसे क्या कहा जाता था? नगर दुर्ग। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था जो निचले इलाकों में था, यानी उसे क्या कहते थे? निचला नगर। तीसरा प्रश्न देखिए, दोनों नगरों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी होती थी, यानी नगर दुर्ग और निचले नगर दोनों की चार दीवारी पक्की ईंटों से बनी होती थी। चौथा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो से महान स्नानागार का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा और लोथल से अग्नि कुंड मिले हैं, संभवतः यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे, इससे हम यह अनुमान लगाते हैं। सिक्स्थ देखिए, बड़े बड़े भंडार गृह हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो इसे याद रखिएगा। बड़े बड़े भंडार गृह कहाँ मिले हैं हमें? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से। अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं। यह तो सबको याद है कि जल निकासी की उत्तम व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन नाले का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसे आप याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो से। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा से मिली एक मोहर पर एक सींग वाला पशु तथा अज्ञात लिपि का चित्रांकन मिला है। कहाँ से मिली है मोहर? हड़प्पा से। 9th क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बाटों को चर्ट पत्थर से तथा मनकों को कार्नियल पत्थर से बनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। यानी बाट के कौन से पत्थर से? चर्ट से, और मन के कार्नियल पत्थर से बनाए जाते थे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा कि काली मिट्टी के बर्तन और लाल रंग से डिजाइन किए हुए बनाते थे, लेकिन ये उसके विपरीत हो जाएगा। यानी किस चीज से बनाते थे? वो लाल मिट्टी से और काले रंग से डिजाइन करते थे। तो आप इसे याद रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिसे क्या कहा जाता है? पुरोहित भी कह दिया जाता है, की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। यानी ये हड़प्पा से नहीं बल्कि मोहनजोदड़ो से मिली है। सूती वस्त्र के साक्ष्य भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुए हैं। मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन फायंस से बनाए जाते थे। फायंस को बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। यानी फायंस कैसे बनाया जाता था? कृत्रिम रूप से। पत्थर तथा शंख प्राकृतिक तौर से पाए जाते थे। यह एक महत्वपूर्ण अंतर है फायंस और पत्थर तथा शंख में, इसे याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। यह एक कच्चे माल की सिंपल सी परिभाषा है जो हमने एनसीईआरटी से ऐसी की ऐसी उठाकर आपको बताई है। जैसे कौन कौन से कच्चे माल हैं? लोहा, अयस्क और कपास हो गया। अब हम देखते हैं, हड़प्पा वासी इन सब वस्तुओं का आयात कहाँ कहाँ से करते थे। तांबे का आयात देखिए राजस्थान और ओमान से, टीन का आधुनिक ईरान से, सोने का कर्नाटक में कोलार की खानों से, बहुमूल्य पत्र गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अब हमारा अगला प्रश्न देखिए, धोलावीरा 3 भागों में बटा हुआ नगर था। यहाँ से खुले मैदान का साक्ष्य तथा कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि को बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, साबरमती नदी के किनारे बसे लोथल से एक इमारत मिली है जहां मन के बनाने का काम होता था। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कारखाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। शवों को दफनाने की परंपरा यानी पिरामिड जिसे कहते हैं, सबसे अधिक खर्च किनके द्वारा किया जाता था? मिस्र के राजाओं द्वारा
किया जाता था। तो ये हमने 4th चैप्टर से निकाले गए क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। तो अब हम हमारी आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज का हमारा अध्याय है 5वां, जिसका नाम क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। यह आपको याद रखना है कब हुई इसकी रचना, 3500 साल पहले। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। यानी सूक्त किसे कहा जाता है? प्रार्थनाओं को ही सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब देखिए, अच्छी तरह से बोला गया उसे ही सूक्त कहते हैं। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र, सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता था। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष ही थे, यानी महिलाएं बहुत कम थी। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। संस्कृत और अन्य भाषाओं के बारे में हम अब देखते हैं। संस्कृत भाषा भारोपीय यानी भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी, एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मनी, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी भाषा परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ देखिए, ये सब भाषाएं कौन से भाषा परिवार का हिस्सा हैं? भारत यूरोपीय। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में इनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मात्र यानी संस्कृत का शब्द है, माँ हिंदी का शब्द और मदर अंग्रेजी। इन तीनों शब्दों में कितनी समानता देखने को मिलती है। उपमहाद्वीप में दूसरी भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह हमने विभिन्न भाषाओं तथा उनसे जुड़े भाषा परिवार के बारे में देखा। अब आगे पढ़ते हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद को देखिए आप, ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। यानी ऋग्वेद की रचना काफी समय बाद हुई है। उसका श्रवण और उच्चारण ही किया जाता था आरंभ में। तो अब आगे देखते हैं, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। तो ये जो संवाद दिया गया है, जिसे हम यहाँ देखेंगे, ये विश्वामित्र और 2 नदियों के बीच का संवाद है। यह हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसे छोड़ते हुए हम आगे देखते हैं। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना जो ऊपर दी गई है उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहां घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियों, खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। तो आप यह बिल्कुल याद रखिएगा, गंगा और यमुना का उपयोग कितनी बार हुआ है? एक बार। और ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है? सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का।
अब एक बार ये भी देख लेते हैं जो ऊपर छूट गया था, ये क्या है, ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना जो भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। यह पांडुलिपि हमें कश्मीर से पाई गई है, यानी 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह महाराष्ट्र यानी पुणे के एक पुस्तकालय में सुरक्षित पांडुलिपि है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों यानी खासकर पुत्रों के लिए और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो या जहां पर जो जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो यहाँ क्या बताया गया है, युद्ध में जो जीता गया धन होता था उसे किस तरह बांटा जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति यहाँ दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के समय सलाह मशविरा किया करते थे। वहां ये लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब हम देखते हैं लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता है। लोगों का वर्गीकरण इन सब आधारों पर किया जाता है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम यहाँ देखते हैं। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित पहला, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, और तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान ये लोग करवाते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ये न तो बड़ी बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, न ही इनके पास स्थायी सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। तो यहाँ हमने क्या देखा इस पैरे में कि ऋग्वैदिक काल के राजा की विशेषताएं क्या क्या थी। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, यानी जिसका हिंदी व अन्य भाषाओं में आज भी प्रयोग होता है। दूसरा है विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। वैश्य के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन, विश, भरतजन या विश, यदुजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। यानी दास या दस्यु किसके लिए प्रयोग किया गया है? आर्यों ने अपने विरोधियों के लिए प्रयोग किया है। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, क्योंकि यज्ञ कौन करते थे? आर्य लोग करते थे। शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे, यानी ये लोग संस्कृत भाषा नहीं बोलते थे। बाद के समय में दास शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अन्य तरह का विकास हो रहा था। तो अब हम देखते हैं वह किस तरह का विकास था। वो महापाषाण काल के बारे में बता रहे हैं। ये शिलाखंड महापाषाण यानी महा बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई, यानी 1000 ईस्वी पूर्व महापाषाण की प्रथा शुरू हुई। यह प्रथा किन किन क्षेत्रों में फैली? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। इसे आप बिल्कुल याद रखिएगा।
कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल हमने हमारे मानचित्र 2 में देखे थे, जैसे आदि चन्नूर, और कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। तो यहाँ आप चित्र में आसानी से महापाषाण देख सकते हैं। इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान यानी शिष्ट कहा जाता है। ये देखिए महापाषाण यानी यह यहाँ कब्र होती है और इसके चारों ओर बड़े बड़े पत्थर लगा दिए जाते हैं। यहाँ दिखाए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का है। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे, यानी गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़ों के कंकाल, सामान और पत्थर और सोने के गहने। और इनको यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। ये मिले हैं घोड़ों के लिए सामान, ये मिले हैं हमें लोहे के सामान, औजार भी मिले हैं। ये एक कटार है जो दिख रही है। अब हम आगे देखते हैं लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्तियों की रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिली हैं। हमने मानचित्र 2 में ब्रह्मगिरी को देखा था, जो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में विभिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ सरदार थे तो कुछ उनके अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्र में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब हम पढ़ते हैं इनाम गांव के बारे में, जो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है, यानी यह कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वैश्विक लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था और उनका सिर किस दिशा में होता था, उत्तर की ओर। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था और ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किस पुरुष का था या इस स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिले हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर पुरुष भी गहने पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है, यानी चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नामक के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपने गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई है।
अब हम देखते हैं इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, खरवा, नेलवा, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं, यानी इन सब की हड्डियां यहाँ पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती थी। अब यहाँ कुछ अन्य जानकारी दी गई है, उसे भी देख लेते हैं। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे उदाहरण पाते हैं, यानी कहाँ की लेखन कला के? चीन की। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीत जाएंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर ही इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा तुम भी सोच रहे होगे कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलतियां भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठा कर ली थी, जिसमें बड़े बड़े निकासी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। अब हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें हम आपके लिए निकाल कर अगली क्लास को शुरू करने से पहले डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए अगली क्लास में फिर मिलते हैं।